हाँ जी, तो ये 10th का जो है सिलेबस, इसमें अपन है ना 3 चीज़ को सबसे पहले रिवाइज़ कर लें, जिससे कि हम है ना नेशन स्टेट के बारे में जान सकें। अपन ने पूरा ये चैप्टर का नाम ही अपना क्या है, नेशन स्टेट को एक मीन लेके चल रहा है। और नेशन क्या होता है, एक नेशन को बनाया कैसे जाता है, क्वेश्चन ये उठता है इस चैप्टर में। नेशन को बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, फीलिंग होनी चाहिए। नेशन क्या है, ऐसी फीलिंग। नेशन को बनाते कैसे हैं, ये सब बात अपने दिमाग में ऐसे आनी चाहिए कि हम पैदा हुए, इंडिया में पैदा हुए, हम इंडिया के निवासी हैं। जब हमारा झंडा ऊपर आसमान ऐसे तिरंगा लहराता है, जब नीरज चोपड़ा है ना गोल्ड मेडल जीता था, जब है ना अपन के जब तिरंगा धीरे धीरे ऊपर जा रहा था, तो सबको कितना गर्व हो रहा था। अपन सबके अंदर थोड़ी सी ऐसे खुशी थी कि नहीं थी उस वक्त में, कि है ना अपना झंडा ऊपर जा रहा है। ये सब खुशी है ना पैदा करी थी एक नेशन स्टेट होने की वजह से, क्योंकि अपन एक ऐसे देश है जो है ना, हर देश ने अपने ऊपर रिवॉल्यूशन किया है, अपने लिए रिवॉल्यूशन किया है। और है ना मोनार्क सिस्टम जो था, जो कि है ना ये राजशाही तंत्र थे, उस सबको उखाड़ के फेंका है। और ये सबसे पहले स्टार्ट हुआ था यूरोप के अंदर। यूरोप के अंदर जब ये क्रांति होने लगी ना, ये रिवॉल्यूशंस होने लगे, तो उसके बाद ये आगे बढ़ते बढ़ते इतने हो गए कि अपने इंडिया में और बाकी ज़्यादा वेस्टर्न कंट्रीज़ में है ना, इन रिवॉल्यूशन से हमने है ना बहुत कुछ सीखते हुए अपने यहाँ पर भी ये रिवॉल्यूशन किए और ब्रिटिशर्स को बाहर फेंका। अपन क्लास 10 का चैप्टर फर्स्ट देखेंगे। क्लास 10 का ये चैप्टर फर्स्ट अपन को सब कुछ बताएगा, लेकिन उससे पहले है ना अपन है ना जो अभी तक अपन ने 9 क्लास में पढ़ा है उसका छोटा सा रिवीजन करेंगे, जो अपन ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे के अंदर निपटा देंगे। तो देखो, अब पहले अपन 3 चीज़ों के लिए अपन तीनों चैप्टर पढ़ेंगे उसके। तो 3 चैप्टर में अपन का पहला चैप्टर आया फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ये फ्रेंच एवोल्यूशन ही क्यों पढ़ते हैं, मतलब फ्रेंच एवोल्यूशन से आपने कभी नोटिस किया होगा अच्छे से, बहुत अच्छे से, जब आपका पेपर आया 9th क्लास का, तो आपके फ्रेंच एवोल्यूशन से एटलीस्ट अगर 20-30 क्वेश्चन बन रहे हैं पूरे के पूरे हिस्ट्री से, तो उनमें से है ना 20-30 नंबर्स के, तो उनमें से करीब करीब 20 नंबर्स के तो फ्रेंच एवोल्यूशन से क्वेश्चन पुटअप किए थे। हाँ या ना, आपने पेपर को ऐसे नोटिस किया हो थोड़ा बहुत। वो इसी वजह से क्योंकि फ्रेंच रिवॉल्यूशन में एक डेट फिक्स हो गई थी, जो थी 14 जुलाई, 14 जुलाई 1789। डेट याद है या भूल गए, भूल गए यार? डेट की यही तो बात है, डेट याद नहीं होती है। ये डेट को याद रखना पड़ेगा, ये वाली डेट तो याद रखनी पड़ेगी। देखो, एसएसटी उठा ली ना, तो ये डेट मेन हो गई अपने लिए, क्योंकि ये एक ऐसी डेट है, यूरोप वाले अपने आप को महाराजा शहंशाह ऐसे समझते थे, सब कुछ वही है, दुनिया के कर्ता धर्ता सब कुछ। अब वो अपने हिसाब से चलाएंगे पूरी दुनिया को, और वही हमको इंग्लिश सिखा के गए हैं, तो अब क्या कर सकते हैं। सब दुनिया पूरी की पूरी है ना यूरोप के हिसाब से चली शुरुआत में, तो यूरोप की बातें तो याद रखनी पड़ती हैं। अब यूरोप की बात में बस ये डेट याद, पहले ये डेट याद क्यों रखनी पड़ रही है, क्योंकि ये एक ऐसी डेट है कि जब रिवॉल्यूशन हुआ था, और रिवॉल्यूशन को एक फिजिकल स्ट्रक्चर मिला था। आपको आपने याद हो तो बस्ताइल की जेल तोड़ी थी फ्रेंच के बासियों ने बरसाई के अंदर। बरसाई के अंदर 7,000 लोग इकट्ठे हुए, इकट्ठे होकर उन्होंने बस्ताइल जेल के पास गए, और बस्ताइल जेल में जो राजा का निरंकुश शासन बोलते थे, कि राजा जिसको भी चाहे उसको वहाँ पे पटक देता था जेल में, और बहुत गंदी वाली ऐसे अंदर इंटरनल टॉर्चर होता है ना, जो ऐसे टॉर्चर्स दिए करते थे उसी जेल के अंदर। तो ऐसे टॉर्चर की वजह से कितना खौफनाक मंजर होता था। ऐसा माना जाता था कि है ना बस्ताइल जेल में जो लुइस 16 है ना, उसका राज इस तरह से, अगर बस्ताइल जेल को तोड़ दिया तो लुइस 16 की ताकत को सीधी चुनौती, खुली चुनौती की, आ तेरे में दम है तो आके दिखाओ। अब वो आने के, यही बात है ना दिखाने के लिए 7,000 लोगों ने 14 जुलाई 1789 को बस्ताइल जेल पर अटैक कर दिया और उसे तोड़ दिया। और उसे तोड़ करके वहाँ का जो एक कमांडर था, इतना दैनी, जैसे कि आपने बहलोल बहलोल खान का नाम सुना है, जिसको मारना प्रताप ने बीच में से काट दिया था, सुना है नाम? ऐसे अलाउद्दीन खिलजी का नाम सुना है, जो बहुत ज़्यादा क्रूर शासक था, जिसने है ना 30,000 लोगों को मार दिया मेवाड़ के अंदर, जिसने रणथंभौर को तहस नहस कर दिया। अब ऐसे कितने खतरनाक शासक था वो, जहाँ तक आपने सुना हो, इल्तुतमिश, कुछ ऐसे 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 खतरनाक लोग थे ना,
उसकी तरह एक कमांडर था इनका लुई 16 का, तो बहुत खतरनाक था। ऐसा कुछ कहा, मतलब सुनी है कहानी उसके पीछे कि वो एक इंसान पूरे के पूरे बकरे को एक बार में खा जाता कच्चा। इतना खतरनाक है ऐसे इंसान। हाँ थोड़ा सा गिल्टी है, लेकिन मजेदार सी चीज यही तो है कि ऐसे दानव इंसान को 7,000 की भीड़ ने इतना मारा कि वो बस ऊपर वाले को प्यारा हो गया था। क्रिश्चियन धर्म सबसे ज्यादा चलता है, बताओ कोई यूरोप का तो। इस वक्त 7 प्रिजन निकले थे उस जगह से, 7 कैदियों को फ्री करा दिया इन लोगों ने, और 7 कैदियों को फ्री करा करके उन कैदियों को है ना अपनी सेना में शामिल करके फिर है ना शुरू हुई क्रांति। अब क्रांति के बारे में हम फ्रेंच रेवोल्यूशन का फर्स्ट नाम लेते हैं। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन 14 जुलाई 1789 को स्टार्ट हुई। फिर जब ये क्रांति शुरू होने लगी तो तीन जगह पर है ना लोग इकट्ठे हुए और इस रेवोल्यूशन के हिस्सा लेने लगे। पहली बात ये थी कि जब दिक्कत बढ़ने लगी थी, जब राजा लुई 16 बना था किंग मोनार्क, तो उसके मोनार्क बनने के बाद ही उसने है ना अपना खजाना देखने के लिए गया। वो उसने है ना अपने राजकोष के पास गया, जाकर गेट खोले और ढक्कन खोला, और ढक्कन को मिला ढक्कन खाली। मतलब ढक्कन के पास कुछ नहीं था, सब कुछ है ना उसके पापा मतलब उसके पिताश्री और उसके दादाश्री ने सब कुछ उड़ा दिया। वो उड़ा दिया था सप्तवर्षीय युद्ध में। 7 इयर्स वॉर नाम सुना है आपने? जब है ना 7 साल है ना लुई लुई 14 लड़ा था, 7 साल लड़ा था लुई 14। और लुई 14 एक ग्रेटेस्ट राजा माना जाता था, ग्रेटेस्ट मोनार्क माना जाता था, जिसे हराना नामुमकिन था। अब ऐसा लुई 14, उसका उसका बेटा लुई 15, वो है ना एक वर्स्टर्न टी पार्टी हुई थी अमेरिका के अंदर 1773 में। इन डेट्स को याद मत रखना, डेट अपनी यही याद रखो अभी तो। 1773 के अंदर वॉस्टन टी पार्टी थी जिसमें 3 जहाज थे ब्रिटेन के। जब अमेरिका में है ना अमेरिका वालों के अंदर अमेरिका के अंदर कॉलोनीज बना रखी थी ब्रिटेन ने अपनी, तो 3 जहाज थे। उन 3 जहाज़ों पे अटैक कर दिया अमेरिका ने, और उस अटैक में जो 3 जहाज थे ना जिसमें चाय भरी हुई थी, टी भरी हुई थी, वो सब पानी में डाल दिए। वो रिवॉल्यूशन है ना, फेमस रिवॉल्यूशन है जिसको वेस्टर्न टी पार्टी बोलते हैं अपन। वेस्टर्न टी पार्टी, वेस्टर्न टी पार्टी। अब ये वेस्टर्न टी पार्टी के बाद मतलब देख लो, हर जगह पे फ्रांस अपना पैसा लगा ही रहा था। मतलब उसकी जो करेंसी थी, करेंसी क्या थी? लिब्रे। लिब्रे करेंसी को लगा ही रहा था। दड़ल्ले से मतलब ये था भाई जेब में काफी पैसा है, निकालते चल तू, ऐसे निकालते चल रहा था वो, और सबके लिए लगाया जा रहा था। आखिर तक आते आते उसके पास कुछ नहीं बचा, और जब लुई 16 गद्दी पे बैठा 20 साल की उम्र में, तो उसके गद्दी पे बैठते ही उसने देखा मेरे पास तो कुछ बचा ही नहीं। अब उसने है ना सोचा कि यार कुछ बचा नहीं तो टैक्स लिया जाए। टैक्स किससे लेंगे? गरीब लोग से। आपने ये भी देखा है कि है ना 3 कैटेगरीज में बांटा गया था यूरोप में। हर किसी एक राज्य को 3 कैटेगरीज में बांटा गया था। कुछ रिवाइज में आ रहा है, दिमाग में रिकॉलिंग हो रही है कि है ना 3 कैटेगरीज में बांटा था। सबसे अमीर जो कि है ना पूजा पाठ करते थे ब्राह्मणों की तरह, हाँ लेकिन वो ब्राह्मण नहीं, वो क्रिश्चियंस। फादर मदर, नाम के फादर मदर है बस, जिनको कहते थे अपन क्लर्जी। ये पादरी बोलते थे इनको, हिंदी में बोलते हैं इसको पादरी। क्लर्जी नाम याद रखना। दूसरा इधर नोबिलिटी, और थर्ड आता था थर्ड स्टेट। ये थर्ड स्टेट इस तरह से बांटा गया। टैक्स कौन देता? ये वाले हिस्से, ये वाले लोग टैक्स देते, और ये वाले दोनों टैक्स लेते। बढ़िया से भाई, आप सिर्फ ले ही ले रहे हो तो मजे की जिंदगी चल रही है ना, देना क्या पड़ रहा है। लेकिन उसी वक्त देना पड़े तो अच्छा पता चले ना कि यार कंधों पे कितनी जिम्मेदारी है। अब इधर से ये लोग दे रहे हैं बेचारे, जितना भी कमाते उतना है, उतने में करीब 50% तो देते हैं। आपने एक फोटो भी, एक पिक भी देखी होगी स्टार्टिंग में, कुछ ऐसा था मकड़े और मक्खी वाली पिक, जिसमें है ना एक फ्रांस में एक नोबिलिटी वाला इंसान बैठा हुआ था, लाइक दैट, ऐसे मतलब ऐसे आराम से बैठा हुआ था, पैर पे पैर रखकर इस तरह से, और उसकी नी ब्रेचेस पहनते थे वो लोग। इधर वो होते हैं ना जूते जो यहाँ तक पहने जाते हैं कुछ,
ऐसे नी ब्रेसेस पहनते थे, और वो आराम से ऐसे सर ऊंचा करके बैठा था। उसके सामने एक गरीब आ रहा था जिसको मक्खी दिखाया था। वो मक्खी आ रही थी ऐसे नीचे से करके, और अपने हाथ में उसने है ना एक थैला ले रखा था जिसमें है ना काफी सोने के सिक्के थे जो उसने कमाए थे पूरे महीने, और उसके पास जो भी गेहूं था वो उसने है ना अपने कंधे पे लाद रखा था, और वो दोनों है ना उसके सामने रख के वो वापस जाने लगा। कुछ ऐसी ही फोटो थी, स्टार्टिंग में थी। उसके बगल में आपको इधर कॉर्नर में एक दिखाया था उसके बगल में ही कि एक मकड़ा है, एक काफी मोटा मकड़ा है जिसने जाल बिछा रखा है और उस जाल में मक्खी फंस गई। ये है ना बहुत ज्यादा स्टोरीज अपन को सिखाती हैं, लेकिन है ना कहानी अपन, ये जो पिक्चर्स होती है ना ये हमको बताती हैं। और ऐसे ही है ना कुछ अलग आइडियोलॉजी के लोग होते हैं जो पिक्चर्स को दिखाते हैं, उनको कहते हैं रोमानिसिस्ट, मतलब रोमांटिक टाइप होते हैं ना कुछ। अपन ने रोमांटिक का मतलब कुछ और समझते हैं, अपन ऐसा मत समझा करो। इस वक्त में रोमांटिक का मतलब है रोमांटिसिस्ट। ये ऐसे लोग थे जिन्होंने पोइट्री, स्टोरीज और मतलब प्रिंट्स, आर्ट एंड कल्चर, इसके थ्रू बता रहे थे ये कि आओ और आकर के है ना देखो कि रिवॉल्यूशन सिर्फ यही लोग नहीं ला सकते जो है ना तलवारें उठा रहे हैं, रिवॉल्यूशनरीज कहला रहे हैं अपने आप को, रिवॉल्यूशन लाने की हम में भी क्षमता है। ऐसे लोगों ने दिखाया जो आर्ट एंड कल्चर को प्रमोट करते थे। तो अब थर्ड स्टेट टैक्स दे रही है। थर्ड स्टेट ने जब है ना थर्ड स्टेट को बुलाया कि आओ और है ना बातचीत करो कि टैक्स कितना बढ़ाया जाए, जब थर्ड स्टेट की बात किसी ने नहीं मानी थी। एक एक महल के अंदर बुलाया था जो राजा का महल था, कि लुई 16 का महल, इनको बुलाया था लुई 16 के महल में बात करने के लिए कि आओ और आकर के है ना इस चीज का पक्का करो कि टैक्स कितना एक्स्ट्रा आपको भरना पड़ेगा, क्योंकि देश पे संकट आ चुका है, और देश पे संकट मतलब आप पे संकट, तो है ना टैक्स तो बढ़ाना पड़ेगा। इन लोगों ने है ना कहा ठीक है हम आते हैं, और कुछ है ना 600 लोग गए थे। 300 300 600 के हिसाब से है ना कैटेगरी बनाई गई थी। एक पूरा महल सजाया जाता था जिसमें इधर की साइड ऐसे है ना लोगों को बैठाया जाता था, इधर एक साइड क्लर्जी एक साइड नोबिलिटी बैठ गए, और जो बचे लोग हैं ना जो 600 लोग हैं वो पीछे की साइड खड़ा किया जाता था उनको, थर्ड स्टेट के लोग, बिकॉज ये टैक्स पेयर है, और टैक्स पेयर है साथ में एक तरह से स्लेव्स है। स्लेव्स मतलब ऐसे जिनको है ना बंधुआ मजदूर टाइप के ऐसे समझते हैं ना, इनकी कोई इज्जत नहीं, ऐसे लोग हैं। अब इन लोगों को है ना कहीं से दिखाना कि इनकी क्या औकात है, ऐसा कुछ दिखाने के चक्कर में ये ऐसे है ना डिस्क्रिमिनेशन की प्रोसेस को अपनाते कि उनको खड़े रहने दो, तुम पीछे रहो, चल पीछे चल, बस ऐसी चीज इनको बिल्कुल पसंद नहीं थी। इन्होंने कहा कि भाई आपको टैक्स बढ़ाना है ना तो एक काम करना पड़ेगा आपको, वन पर्सन इज इक्वल टू वन वोट करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा करोगे तो है ना हम आपकी बात मानेंगे, अगर आप ऐसा नहीं करोगे ना तो आप जो टैक्स बढ़ाने की सोच रहे हो वो तो कैंसिल ही कर दो, मत बढ़ाओ, क्योंकि हम भाई रिवॉल्यूशन करेंगे। उसके बाद किंग खड़ा हो गया लुई 16 ने कहा हम 600 बीसी से, सॉरी 600 एडी से है ना राज कर रहे हैं, मतलब 6th सेंचुरी 500 से 600 के बीच में जो आता है ना समय, उस वक्त से लेके अब तक राज कर रहे हैं 1789 तक, ये हाल है। और ऐसे राजा को आप ऐसे ही धड़ल्ले से हटा दोगे क्या? जैसे कि आपके हिसाब से बताऊं, कोई एक जगह है जहाँ पे है ना कोई डॉन बन गया, अब वो डॉन है उसके भी बेटा डॉन बना उसी जगह का, उसका बेटा बना, ऐसे है ना कई पीढ़ी निकल गई, कुछ 10 पीढ़ी निकल गई। ये अपने अपने वक्त का लुई 16 नाम था इसका, लुई 16 मतलब जो भी राजा बनता था ना उसको है ना उसके नाम के आगे उसके नाम के आगे लुइस लगाते और उसके पीछे उसका नंबर लिख देते। अब ये 16वें नंबर का उसी वंश का उसी डिनेस्टी का राजा था जिसका नाम था लुई 16। सोच लो उसको हटाना ऐसा तो नहीं है कि बच्चों का खेल की है ना जैसे चाय में से मक्खी हटा के चाय फ्री, ऐसा थोड़ी होता है। यही चीज तो थी, इसलिए है ना ये लोग निकले, और निकल के है ना ये एक इंडोर स्टेडियम में गए, इंडोर टेनिस का स्टेडियम था ये। इस स्टेडियम में जाके इन्होंने है ना एक प्रे करी, एक ओथ ली। ओथ क्या थी कि ऐसे खड़े होके बोलने लगे हाथ ऊंचे करके कि है ना हम शपथ लेते हैं जब तक हम राजा के कानून को, राजा के वश को, राजा की ताकत को कम करने वाला कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना देते, संविधान नहीं बना देते, तब तक हम
इस असेंबली को डिस्पर्स नहीं करेंगे, विक्टर नहीं होने देंगे, अलग नहीं होंगे, ये बात हुई थी। अब ये पहली क्रांति बनी थी, यहाँ पर फर्स्ट रिवॉल्यूशन बनी थी ये वर्साई के अंदर। आपसे कहानी को सुनो अभी आप, क्योंकि ये सब आपका रिवाइज करा रहा हूँ मैं, और इस सब को मैं आपको है ना 10th के चैप्टर नंबर 1 से जोड़ के दिखा दूंगा। ये सब चीज़ जो घटित हुई है ना 9th क्लास में, जो भी आपने पढ़ा है वो सिर्फ आपने पढ़ा है। रियलिटी ये है कि वो सब आपको फील करना पड़ता है, क्योंकि एसएसटी अपनी फीलिंग सब्जेक्ट है। पहली यहाँ पे हो गई, इनको देखा देखी एक पेरिस में और बन गई। सेकंड नंबर पेरिस में लोग इकट्ठे हुए, और इकट्ठे होकर है ना इन लोगों में है ना महिलाएं थी, सबसे ज़्यादा महिलाओं ने है ना पार्टिसिपेशन किया, वुमेन्स कैंडिडेट्स। और ये वुमेन्स ने है ना, वुमेन्स का क्या होता है, इनका बहुत कमज़ोर दिल होता है। इस वक्त में है ना पॉपुलेशन 1715 से लेकर 1789 तक पॉपुलेशन हो चुकी थी 2.3 मिलियन से लेकर 2.8 मिलियन। मिलियन मतलब लैख, मतलब 23 लाख, नहीं सॉरी 2.3 करोड़, 2.3 करोड़ और इधर 2.8 करोड़, तो मतलब कितने कितने बढ़ गए देख लो आप, 50 लाख लोग बढ़ गए इतने समय में। 1715 में 2 करोड़ और 30 लाख लोग थे, और 1789 में 2 करोड़ 80 लाख लोग हो गए, 50 लाख लोग बढ़ गए। और फिर उसके बाद यहाँ पर पेरिस के अंदर है ना एक बड़ी वाली आपदा आई थी, अकाल पड़ गया। बर्फ इतनी ज़्यादा गिरी थी ना कि बर्फ ने जो भी फसल थी वो सब तहस नहस कर दिया, तहस नहस करके कुछ नहीं बचा खाने के लिए। अब वो लोग परेशान हो गए। फिर उसके बाद जब ये लोग गए ना राजा के पास है ना ऐसे कहने लगे, तो राजा ने ध्यान नहीं दिया। अब ऐसे वक्त में ये माँ क्या कहती, वुमेन्स क्या कहती, वुमेन्स को गुस्सा आ गई, क्योंकि उनकी आंखों के सामने उनके बच्चे मर रहे थे भूखे प्यासे। तो कौन है ना माँ ऐसे देख सकती है, कौन माँ ऐसे फील कर सकती है कि उसका बच्चा उसके हाथों में से दम तोड़े। इन लोगों ने है ना धरना दिया और है ना अपनी सेना बना ली। और ये महिलाओं की जो सेना बनी ना, इसने जो भी ऐसे कैटेगरी के लोग थे ना, बड़े नोबिलिटी वाले, जो जिन्होंने है ना अपनी बेकरीज बना रखी थी, तो बेकरीज पे अटैक किया इन महिलाओं ने, और बेकरीज पे अटैक करके उन बेकरीज को तोड़ दिया, और वहाँ पे जो भी मिला है ना उसको इतना मारा कि वो देश के बाहर चल दिए, डर के मारे वो देश के बाहर गए। ये दूसरी क्रांति हम देखते हैं। अब तीसरी क्रांति इसी की, ये हुई थी विलेजेस में, ये विलेजेस में हुई थी। विलेजेस में क्या हुआ, जब विलेजेस में है ना ऐसे बात पहुंच गई थी, रूमर्स फैल गए थे, रूमर्स अफवाह कि है ना ऐसे, मैं जैसे कि एक आपसे कहता हूँ कि है ना अपन वीडियो बनाते हैं, दूसरे ने आपने है ना किसी दूसरे से कहा वो वीडियो बनाते जाने क्या समझते हैं, वो दूसरे ने तीसरे से कहा कि है ना अरे वो वीडियो बनाते जाने क्या समझते हैं, पता नहीं कैसे बनाते, एक बार देखे कि नहीं देखे, ऐसी बात सोची। तो एक एक करके वो मसाला मिलता जाता है ना कढ़ाई में, ऐसा हाल बन रहा था। तो एक एक करके चीज बढ़ती गई, ऐसी मिथ फैलता गया। विलेजेस में है ना किसी ने कुछ कहा होगा कि यहाँ पे रिवॉल्यूशन हो रहा है, लेकिन यहाँ तक आते आते, विलेजेस तक आते आते वो बात ऐसी हो गई कि राजा है ना विलेजेस के अंदर ऐसा बोल दिया, जैसे विलेज के लोग हैं जो है ना फसल उगाते हैं, जो एग्रीकल्चर पे डिपेंड है, उन लोगों से कह दिया कि तुम लोगों की है ना सेना आ रही है, राजा ने सेना भेजी है, और वो तुम्हारे सामने आएगी और तुम्हें मारेगी, तुम्हें मार डालेगी, जान से मार देगी, और तुम्हारी फसलों को तबाह कर देगी, तुम्हारे बीवी बच्चों को मार डालेगी। ऐसी सी बात कह दी किसी ने विलेजेस में, झूठ फैल गया। और ये रूमर्स जब फैले ना, तो विलेजेस के लोगों ने भी कह दिया अब या तो मरें या फिर कुछ करें। अब वो मरना और कुछ करने के चक्कर में इन विलेजेस के लोगों ने सेना बना ली, और सेना बना के जो भी क्लर्जी नोबिलिटी लोग थे उन सबके यहाँ पर अटैक कर दिया, और अटैक करके जो कुछ भी उनको मिला ना, जैसे जैसे अनाज वगैरह मिला वो सब तो ले लिया, और डॉक्यूमेंट्स थे, जितने भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह थे उन सब में आग लगा दी। और आग लगाने के बाद ये बड़े बड़े साहूकार वगैरह होते विलेजेस में, ये क्या रखते हैं, सॉफ्ट ये हार्ड कॉपी रखते थे ना, हार्ड कॉपी में पेपर में लिख लिया कि भाई रामू लाल के हुए 1 लाख, और श्याम लाल के कितने हुए, उसके हुए 20,000, ऐसे रखते थे ना। तो बस
जब डॉक्यूमेंट्री ऐसे रखी गई है तो उस पर आग लगा दी। अब निकाल बेटा, किसका रिकॉर्ड निकाले, तेरे पुरखों में दम है तो आके निकाल ले। ऐसी ऐसी बातें उठी। अब ये है ना, जब रिकॉर्ड तबाह कर दिए, और है ना लोग जो भी थे क्लर्जी और नोबिलिटी के, वो है ना जगह को छोड़ के भाग गए, अपनी जगह को छोड़ के। तब ये विलेजेस की क्रांति को बोला गया कि ये थर्ड रिवॉल्यूशन है। ऐसे 3 रिवॉल्यूशन हुए। उसके बाद 1791 में, ये पहली डेट, इस डेट के बाद जाते 1791 में, जब आई थी अपनी अपनी नेशनल असेंबली। इसी वक्त आई थी ना नेशनल असेंबली। थोड़ा सा रिकॉल करना, कोशिश करना याद रखने की, मतलब याद करने की। अपन को बस ये है ना, अभी अपन जो पढ़ रहे हैं वो एक कहानी है। असली जो होगा ना शुरू, वो तो आगे होगा। आगे मतलब वो होता है ना, स्टार्टिंग में तो क्लाइमर है ये, पिक्चर तो अभी आगे शुरू होने वाली है। अभी तो ये क्लाइमर चल रहा है बस, एक अकेला फ्रांस के ऊपर। अब चलेगी कि नेशनल असेंबली जब आ गई, नेशनल असेंबली 1791 में आई और 93 तक इसने राज किया। इसमें ज़्यादा चीज़ याद मत रखो बस। 1791 में आई और 93 तक राज किया इसने। इसने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया, और है ना कॉन्स्टिट्यूशन के बाद इसने है ना हर इंसान को जो भी है ना पे करता था टैक्स, उन सबको है ना वोटिंग राइट्स दिए, और राजा को हरा दिया। और है ना एक साथ मिलकर अपना एक नेशनल सॉन्ग भी बनाया, जैसे कि अपना राष्ट्रगान है ना, ऐसे इन्होंने नेशनल सॉन्ग बनाया अपना, जिसका नाम था मर्सिलीज। मर्सिलीज। अब मर्सिलीज है ना बढ़िया गाते गाते है ना ये खुश थे, जैसे अपन अपने राष्ट्रगान को हमेशा सुबह है ना अपने स्कूल में गाते हैं, ऐसे ये भी गाते थे अपने मर्सिलीज सॉन्ग को। ये नेशनल असेंबली की हमने जानी। अब नेशनल असेंबली के बाद कौन आया, तो 1793 या फिर 94 कहें तो 94, 3 कह देते हैं, 1793 से 94 तक की बात करें हम, तो इस वक्त में आया था डेंजरस जग्गा डाकू। कौन था वो जग्गा डाकू, नाम याद करो, जिसका वक्त रेन ऑफ टेरर के नाम से जाना जाता था, आतंक का राज। हाँ हाँ बोलो बोलो बोलो, आप कुछ कह रहे थे पीछे, कुछ क्वेश्चन नहीं उठ रहा क्या आपके दिमाग में? अरे कहानी को पूरा सुनते रहोगे ना तो नींद आने लग जाएगी, फिर कहोगे भाई हमें नींद आई, हमें नहीं पढ़ना। थोड़ा तो कहानी को याद करके कुछ तो पूछो, आपको तो नींद आएगी। हाँ जी, चलो याद नहीं आया, लेकिन कुछ है ना दिमाग में फिर से रिकॉलिंग तो हो रही है ना, कुछ तो ऐसे तो समझ में आ रहा है कि हाँ ऐसा कुछ हुआ था, लोगों ने इकट्ठा होकर है ना लड़ाइयाँ की थी। ये बात तो याद आ रही होगी थोड़ी बहुत। हाँ, नहीं आ रही? हाँ जी, तो आप थोड़ा ध्यान से सुनना, कहीं पता चले कि ये सब भी दिमाग से उड़ गया, फिर आगे कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है ना? 1793 में रेन ऑफ टेरर आया, जिसका नाम था रॉबेस्पियरे। रॉबेस्पियर के बारे में एक छोटी सी वीडियो डाली है मैंने, एक शॉर्ट वीडियो है उसकी, तो ऐसे 39 सेकंड की, कि रॉबेस्पियर कितना खतरनाक इंसान था। वो खतरनाक इंसान की कुछ एक ऐसी खासियत थी खतरनाक वाली, कि वो अपने जो भी है ना उसके एनिमीज थे उनको इतना गंदा मौत देता था ना। जैसे कि एक गिलोटिन नाम की एक सजा थी, उसमें है ना ऐसे ऐसे लकड़ी का कुछ बनाया जाता था, और उसमें इस तरह की लकड़ी, इस तरह की धारीदार कुछ लगाई गई। इस तरह से है ना एक इंसान ऐसे पकड़े रखता था, और है ना जैसे इधर की साइड में लकड़ी का बोर्ड रहता था, जिसके बीच में इधर गर्दन डालते थे। बिल्कुल हाँ, ये याद आ गया। हाँ, तो इसमें है ना गर्दन डालते थे, इधर टोकरी रखी जाती थी। जैसे ही है ना इंसान को उसमें फिट कर दिया, तो वो अपनी गर्दन भी नहीं हिला सकता। अब उसकी गर्दन यहाँ पे डाल दी, और ये हाथ से छोड़ दी, अब ये नीचे गिरी, और नीचे गिर के उसकी गर्दन कट के टोकरी में आ जाएगी। और इस टोकरी में से गर्दन को उठा के दिखाया जाता था पूरी पब्लिक के सामने कि ये देखो, ये है वो अपराधी जिसने रॉबेस्पियर के राज में आतंक मचाने की कोशिश की। जबकि इसका काल ही आतंक का काल कहा जाता था, रेन ऑफ टेरर के नाम से जाना जाता था रॉबेस्पियर का काल। लेकिन आखिर में क्या होता है, जो जैसा करेगा वो वैसा ही भरेगा। तो इसने वह जो किया इन लोगों के साथ, इसके साथ भी वही सब कुछ हुआ। इसके साथ भी, इसको भी रिवॉल्यूशनरी कोर्ट ने सजा दे दी कि तू भी गलत कर रहा है तो तेरे को भी मारेंगे। अब इसको भी गिलोटीन में ऐसे ही लिटा करके इसकी भी गर्दन काट दी 1794 में।
अब इसके बाद कौन आएगी? अब इसके बाद आएगी अगली डायरेक्टरी। ये पहली जो नेशनल असेंबली थी ना, ये भी थर्ड स्टेट के अमीर लोग थे, फिर ये थर्ड स्टेट का गरीब आ गया, फिर ये थर्ड स्टेट के फिर से अमीर लोग आ गए। डायरेक्टरी ये रही थी 1794 से 98। ये अभी डायरेक्टरी के ऊपर है ना, बात कुछ ऐसी है, इसका कोई काम नहीं था। जैसे कि आजकल की आप गवर्नमेंट देखते हो, आई आकर के लड़ाई की और लड़ाई करके इसका काम खत्म, बस यही इसका काम था। बस इसका एक मेन ये था कि इसने है ना पावर का डाइवर्शन करने की पूरे मन में ठान ली थी। एग्जीक्यूटिव, सॉरी, पहले लेजिस्लेचर, फिर एग्जीक्यूटिव, फिर जुडिशरी। ये 3 टायर सिस्टम याद है कुछ? ये 3 तरह से अपन मानते हैं कि है ना, सबसे पहले कानून बनाया जाएगा इधर लेजिस्लेचर, फिर इधर एग्जीक्यूटिव जो कानून को लागू कराने के लिए है ना कोशिश करेंगे, जैसे कि कलेक्टर और है ना ये आईपीएस ऑफिसर, या फिर जो भी नॉर्मल पुलिस वाले हैं, या फिर है ना गवर्नमेंट जॉब वाले हैं ऑफिशियल लोग, ये सब यही तो हैं जो एग्जीक्यूट कराते हैं काम को। और एक जुडिशरी कि अगर कोई भी दिक्कत आएगी ना इंसान को, सिटीजन को, जुडिशियरी, तो उस दिक्कत के लिए हम खड़े हैं भाई, हम आपके जुडिशरी हैं, हम आपके लिए खड़े हैं। आपको कोई भी दिक्कत हो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में गलत कह रहा हो, ये ह्यूमन राइट्स को इग्नोर कर रहा हो और आपसे कह रहा हो कि आपका कोई राइट नहीं है, अधिकार नहीं है, तब आप हमारे पास आओ और हम आपकी सुनेंगे। चाहे पूरी प्राइम मिनिस्टर ही आपके सामने खड़ा है जो आपके अधिकार को छीन रहा है, चाहे वो अधिकार छीनने वाला, जिसके अधिकार छीने जाए ना, वो चाहे 10,000 ही महीने के कमाता हो, तब भी है ना हम आपके सुनेंगे। ये काम करती थी जुडिशरी, ये लाई थी डायरेक्टरी, ठीक है ना। अब इसके बाद एक और आखिरी बचा जो है नेपोलियन। इसका नाम तो सभी ने ये सुना होगा, नेपोलियन का नाम तो सुना ही सुना होगा। हाँ जी, नेपोलियन, हाँ तो वही तो पढ़ा रहा हूँ तो मैं। नहीं, 9th क्लास का मेरे को पता था आपका ये आएगा, लेकिन अपन का है ना जो भी 9th क्लास में है ना, सब कुछ 10th क्लास में आया है, और 10th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में यही सब तो आया है। आपने देखा फ्रेंच रिवॉल्यूशन की कई बार बार बातें हो रही हैं, फ्रेंच के लोगों ने है ना रिवॉल्यूशन 3 बार की है। 10th के चैप्टर फर्स्ट में अपन देखेंगे 3 बार रिवॉल्यूशन की है। पहली बार लुइस 16 के वक्त में बताई थी, एक बार जब है ना ये ऑस्ट्रिया मतलब नेपोलियन कर ही रहा था रिवॉल्यूशन और वाटरलू की लड़ाई की थी, तो ये फ्रांस की तरफ से नेपोलियन लड़ा। और तीसरी बार जब 1848 में जाके है ना एक लुई फिलिप नाम का, जो लुई 16 का कजिन है, लुई फिलिप, उसको राजा बना दिया था बार्प ने। बार्प ने मतलब कि जैसे बार्प में कौन कौन आते थे? ब्रिटेन, रशिया, पर्शिया और ऑस्ट्रिया, नाम सुने ये चारों, ये आते थे। इन्होंने है ना नेपोलियन को हराया था और लुई फिलिप को राजा बना दिया। 1848 में लुई फिलिप पे अटैक किसने किया? फिर फ्रेंच के मिडिल क्लास लोगों ने। ये सब हुआ था ना, तो उसके पीछे अपन को बेसिक तो जानना पड़ेगा। अगर पेड़ की नींव ही अपन को नहीं पता कि पेड़ की नींव क्या है, पेड़ में कौन से फल आएंगे, तो पेड़ के फल का स्वाद कैसे ले सकेंगे अपन, और उसमें है ना किस तरह से उसके बराबर ही मतलब पेड़ के बारे में जान सकेंगे कि पेड़ को कितनी है ना पानी चाहिए, कितनी धूप की किरणें चाहिए। तो वही बात है, इसलिए मैं 9th का आपको आज रिवाइज करा रहा हूँ पूरा, और ये तीनों चैप्टर आपको अभी भी मैं बता दूंगा। मैं अपन ने देखो कितनी मिनट पड़ी होगी अभी, शायद 25 मिनट हो गए होंगे, 20-25 मिनट। आपका फ्रेंच एवोल्यूशन कंप्लीट होने को आया। ऐसे ही है ना अगले आधे घंटे के अंदर फ्रेंच एवोल्यूशन मेन, इसलिए इसमें 20-25 मिनट लगी। वो जो बचा हुआ है ना वो अपन आधे घंटे के अंदर निपटा देंगे, जो 2 चैप्टर्स हो रहे हैं। हाँ तो अपन नेपोलियन पर अब देख ले एक बार। नेपोलियन की अपन ने बात करी, एक खतरनाक, ये 1798 के वक्त आया, 98 से 1804 तक, और फिर 1804 के बाद ये 1815 तक रहा। नेपोलियन का मेन मोटिव क्या था? 1798 में 1804 तक ये आकर के इसने अपने आप को बोल दिया कि भाई आप लोग है ना टेंशन ना लो, मैं जब तक हूँ जब तक आप लोग है ना कहेंगे कि अपनी इस फ्रांस की गद्दी को संभालो, फ्रांस की गद्दी को संभालने में हूँ, अब टेंशन ना लो। जब उसने 1804 में देखा कि अब है ना मेरे को कोई है ना ऐसा नहीं है फ्रांस के अंदर जो चुनौती दे सके,
तो उस चुनौती को ना देखते हुए इसने है ना अपनी सत्ता जाहिर कर दी और अपना एक पार्लियामेंट बना दी और कहा कि अब से राजा मैं हूँ, मोनार्क मैं हूँ। ये 1815 तक राजा बन के रहा था फ्रांस के अंदर, और इसने कई राज्यों पर अटैक करके, मतलब कई है ना कंट्रीज पर अटैक करके उनको जीत लिया था। इसको हराने के लिए 4 कंट्रीज और कई कंट्रीज के, यूरोप के अंदर कई कंट्रीज के मिडिलमैन एक साथ आए, और वो 4 कंट्रीज थी। मतलब एक साइड में तो नेपोलियन है, एक साइड में नेपोलियन है और एक साइड में है बार्प। आप ये है ना थोड़ा ऐसे याद रख सकते हो, जैसे बाप आया रे आया तेरा, समझे ना, थोड़ा गाने के हिसाब से याद रख सकते हो। इसको अपन ऐसे देखो, बार्प में बी से अपन देखते हैं ब्रिटेन, ए से देखते हैं ऑस्ट्रिया, आर से देखते हैं रशिया, और पी से देखते हैं पर्शिया। ये 4 मिलके एक अकेले फ्रांस पे अटैक कर रहे हैं। तो सोच के देखो फ्रांस का नेपोलियन कितना खतरनाक शासक होगा, मतलब कितना खतरनाक मोनार्क होगा, जिसको रोकने के लिए 4 बड़े बड़े राज्यों ने एक साथ में टोली बना ली, एक ग्रुप बना लिया, और इसको हराने के लिए है ना एक लड़ाई करी, वाटरलू की लड़ाई। वाटरलू, ये वाटरलू की लड़ाई 1815 में हुई थी, और इसके बाद है ना 1821 तक नेपोलियन जिंदा रहा था। 1815 में वाटरलू की लड़ाई हुई, नेपोलियन हार गया, इसको सेंट हेलेना आइलैंड पे छोड़ दिया गया। सेंट हेलेना आइलैंड पे छोड़कर फिर इसको है ना ऐसे वहाँ पे आइलैंड पे ऐसा कुछ था कि है ना इंसान जो भी रह गया वो डिप्रेशन के मारे मरना उसका तय है। तो सेंट हेलेना आइलैंड पे रहा और उसके बाद वो डिप्रेशन के मरीज बन गया और 1821 में उसकी डेथ हो गई। इस तरह से है ना अपना फ्रेंच रिवॉल्यूशन का एंड हुआ था 9th क्लास में, जो कि अब आगे अपन देखेंगे इसी चैप्टर में कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन फिर से शुरू होगी और 1848 तक आकर रुकेगी। फिर अब फ्रेंच रिवॉल्यूशन का ये है थोड़ा सा टॉपिक। अब इसके बाद हम देखते हैं